15 दिसंबर से जो विदेशी उड़ानें शुरू होने वाली थी, फिलहाल उन पर रोक जारी रहेगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार की तरफ से विदेशी उड़ानों पर जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उनमें नई तारीख की जानकारी नहीं दी गई है। मतलब विदेशी उड़ानों को शुरू करने का फैसला अब बाद में लिया जाएगा। पहले ये उम्मीद थी कि 15 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है विदेशी उड़ानें, लेकिन अब जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें किसी तरह की कोई नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसे में संभावना यही है कि अब 15 तारीख के बाद भी विदेशी उड़ानों पर बैन रहेगा। तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए ये नई एडवाइजरी जो कि लगातार अलग अलग राज्य केंद्र सरकार जारी कर रहे हैं, उसके मुताबिक अब एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो भी विदेश से यात्री आ रहा है उसकी टेस्टिंग हो रही है, आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चेक की जा रही है और कुछ राज्यों ने तो यह भी कह दिया है कि नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद क्वारंटीन होना होगा। और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर आज सुबह लंदन और हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम से आए यात्रियों में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका को देखते हुए चारों यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट 3 दिनों में आएगी। साथ ही चारों यात्रियों को एलएनजेपी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। इसके साथ ही विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की दिशा निर्देश के मुताबिक जांच की जा रही है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनमें वायरस की रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही गई है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका असर अब दिल्ली एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया। वहीं यात्रियों ने भी सरकार के इस कदम को जरूरी बताया। Everybody is afraid because uncertainty से there is a fear और fear से there is a reaction like we are doing कि कोई भी कहीं से आ रहा है, जबकि यूक्रेन में कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी हमको काफ़ी इसके कारण मतलब there is a fear psychosis। हमको संभल के रहना पड़ेगा because इंडिया में although right now we are almost at bottom, लेकिन पीक आने में टाइम नहीं लगता जैसे हमने पिछली बार देखा था। So we would be more cautious and we would take it very seriously। अच्छा टेस्ट हो रहा है, इससे हमारे देश की, हमारे बच्चों की, सबकी तंदुरुस्ती है। हमारे को दिखा दें। चलो अच्छा है, हो रहा है टेस्ट, अच्छे के लिए ही हो रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। दक्षिण अफ्रीका और दूसरे हाई रिस्क वाले देशों से महाराष्ट्र पहुंचे 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इन सभी 6 यात्रियों के सैंपल ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। वहीं कोरोना का नया वेरिएंट सामने आने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महाराष्ट्र में विदेश से लौटे लोगों को पिछले 15 दिनों की यात्रा का ब्यौरा देना होगा। नई एडवाइजरी में 14 से ज्यादा देशों में जहां ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, उन देशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर आरटी-पीसीआर टेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इसके साथ ही यात्री के लिए 14 दिन का होम क्वारंटीन भी जरूरी होगा। ओमिक्रॉन से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों की चेकिंग के लिए अलग काउंटर बनाए गए हैं, जहां उनकी जांच होगी। नए दिशा निर्देश के मुताबिक अगर किसी ने गलत जानकारी सरकार को दी तो उसके खिलाफ केस भी दर्ज होगा। ओमिक्रॉन की दहशत लगातार पूरी दुनिया में फैलती जा रही है और भारत भी इसके लिए पूरी से तैयार हो चुका है कि ओमिक्रॉन की जो वायरस है वो भारत में किसी जगह से इंटर ना हो पाए। इस समय हम न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल पर है, अराइवल पर है। हम लोग खड़े हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है और आपको बताना चाहेंगे कि मुंबई और आसपास के इलाकों में पूरे महाराष्ट्र में तकरीबन 6 संदिग्ध ऐसे मामले आए हैं और जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो साउथ अफ्रीका से लोग आए हैं, उनके ऊपर खास नज़र रखी जा रही है। उनकी जेनोम टेस्ट किए गए हैं, सैंपल आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इस समय हम अराइवल पर हैं और जिस तरीके से बीएमसी के साथ साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी पूरी तैयारी कर रखी है और साफ तौर पर विदेशों से जो भी फ्लाइट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होगी उसमें जो भी पैसेंजर होंगे उन्हें आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना
कंपलसरी हो गया है। और साथ ही साथ अगर आरटीपीसीआर टेस्ट में जो पैसेंजर हैं वो नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होने के बावजूद उन्हें 14 दिन की क्वारंटीन में रखा जाएगा, 14 दिन क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा जाएगा। अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट करा जाएगा। इसलिए यहाँ पर बाकायदा बीएमसी के भी काउंटर्स अंदर अराइवल पे लगे हुए हैं और साथ ही साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी यहाँ पे तमाम काउंटर्स लगाए गए हैं आरटीपीसीआर के हुए, और साथ ही साथ एंटीजन के जो काउंटर्स हैं वो भी अंदर लगाए गए हैं। हर एक पैसेंजर की बाकायदा टेस्ट होती है, खासकर जो लोग विदेश से आ रहे हैं और जो हाई रिस्क कंट्री है साउथ अफ्रीका, वहाँ से जो भी लोग भी आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करना कंपलसरी हो गया है। और कोरोना की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से भारत में सख्ती कड़ी कर दी गई है। अफ्रीकी देश से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। पिछले 15 दिनों में अफ्रीकी देशों से 1000 लोग मुंबई पहुंचे हैं। बीएमसी ने 466 लोगों का पता लगा लिया है। सभी 466 लोगों का कोरोना टेस्ट भी हो चुका है, जिसमें एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। बाकी लोगों की डिटेल बीएमसी निकाल रही है। बीएमसी से जो जानकारी मिल रही है कि 15 दिन के अंदर 1000 से ज़्यादा लोग साउथ अफ्रीका या फिर यूरोपियन कंट्री से यहाँ पर आए हुए हैं। उनमें से 466 का बीएमसी ने डिटेल निकाला है और उनमें से जो 466 की कोविड टेस्ट कराई गई थी तो एक पॉजिटिव पाया गया है। बाकी जो बीएमसी पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि जो लोग अफ्रीकन देशों से यहाँ पर आए हैं उनकी डिटेल निकाली जा सके और उनकी डिटेल पता करके उनका टेस्ट किया जा सके कि कहीं कोई आदमी पॉजिटिव तो नहीं है। इसको लेकर अब ओमिक्रॉन को लेकर बीएमसी काफ़ी सतर्क हो गई है, महाराष्ट्र सरकार काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई है। साथ ही साथ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारी और जो टीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो चुकी है कि अब कि यही है कि आज यानी कि 1 दिसंबर से जो नए नियम लागू किए गए हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कि जो भी बाहर से किसी भी देश से मुंबई में आएगा या फिर मुंबई के आसपास के शहरों में जाएगा उसे आरटीपीसीआर टेस्ट कराना हर हाल में कंपलसरी है। तो कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि पूरे देश में एक ही गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस से अलग अपनी गाइडलाइंस तैयार की थी, जिस पर ऐतराज जताया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में एक चिट्ठी भी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को अमल में लाया जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सिर्फ हाई रिस्क जो कंट्रीज है उन कंट्रीज से आए हुए जो लोग हैं और वो अगर कनेक्टिंग फ्लाइट से डोमेस्टिक इसमें कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके लिए ज़रूर 10-15 दिनों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो देखी जाती है। और अगर वो फॉरेन से आए हैं तो निश्चित तौर पर उनको आरटीपीसीआर करना ज़रूरी है, 7 दिन का क्वारंटाइन करना भी ज़रूरी है। और ठाणे के भिवंडी में एक ओल्ड एज होम में कोरोना विस्फोट हुआ है। ओल्ड एज होम में 79 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्गों में पहले 62 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन इसके बाद 17 और लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ओल्ड एज होम में रहने वाले लोगों में एक साथ 79 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं, लिहाजा अब सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कोरोना मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए रेलवे ने भी कमर कस ली है। इसी के तहत मुंबई में पश्चिम रेलवे ने जगजीवन राम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया है, जिसके जरिए हर मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी और हर दिन करीब 100 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा सकेगी। इतना ही नहीं, इस प्लांट में अगर कोई खराबी आती है तो विकल्प के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था रेलवे ने की है। मैं इस वक्त रेलवे के जगजीवन राम अस्पताल, जो पश्चिम रेलवे का अस्पताल है, उसके ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूं, जिसे पश्चिम रेलवे ने लगाया है। और सबसे अहम बात की ये ऑक्सीजन प्लांट इन हाउस है। यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है प्रोडक्शन भी हो सकता है और साथ ही साथ प्रोडक्शन होने के बाद स्टोरेज करके उसे डायरेक्ट अस्पताल में सप्लाई भी की जा सकती है, यानी मरीजों को तुरंत जो है ऑक्सीजन मिल पाएगा जरूरत पड़ने पर। मैं इस ऑक्सीजन प्लांट में मौजूद हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये जो पूरा सिस्टम है आप देख रहे हैं, जो हिस्सा है ऑक्सीजन प्लांट का, ये यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तमाम मशीनें आप देख रहे हैं जो लगी हुई हैं। बाहर की हवा के जरिए जो है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है और इन प्रोडक्शन होने के बाद जो है
जब ऑक्सीजन बन जाता है तो उसके बाद ये ऑक्सीजन, ये 2 टैंक्स हैं, 500 लीटर के ये है और 500 लीटर का ये है, यानी जो 2 टैंक हैं इसमें 1000 लीटर पर मिनट जो है ऑक्सीजन स्टोर होता है और यहाँ से पाइपलाइन के जरिए अस्पताल में खास तौर पर सप्लाई हो सकता है और सप्लाई होने के बाद मरीजों को तुरंत दिया जा सकता है। अगर टेक्निकली जो है इस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आती है तो उसके लिए भी रेलवे ने बाकायदा एक व्यवस्था की हुई है अल्टरनेटिव। कोई भी दिक्कत इसमें आती है तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो सिलेंडर होते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल आप देखते होंगे कि बाहर भी होता है, वो सिलेंडर यहाँ पर तैयार करके रखे जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल अधिकारी जो जगजीवन राम अस्पताल की हैं, ममता शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से इसकी सप्लाई होती है, कैसे प्रोडक्शन होता है और कितने मरीजों को एक दिन में ये ऑक्सीजन दिया जा सकता है? हाँ, नमस्कार। हमने 500 लीटर के ये इंस्टॉल किए हैं। अभी 29 अक्टूबर को हमारे जो महाप्रबंधक हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये 500 लीटर्स पर मिनट के स्टोरेज टैंक हैं और इनसे 1000 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन बन सकती है और मरीजों को यहाँ से पाइप लाइन से ये जाएगी और 50 से 70 मरीजों को इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी हो जाएगी, जो कि कोविड के दौरान अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारी ये इन हाउस फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। तो जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ कर रहे हैं। ये जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट हम यहाँ पे 2 लग गए हैं, इससे हमने पाइप सप्लाई अब देना शुरू कर दिया है बेड्स के ऊपर। तो 200 प्लस बेड्स हमारे पास क्रिएट हो गए हैं जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन का पाइप सप्लाई दे रहे हैं। इसके अलावा वेस्टर्न रेलवे ने और भी 7 जगहों पे, 7 अपने हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट जगहों पे, अहमदाबाद, दाहोद, राजकोट, इन जगहों पे इन्होंने 7 डिफरेंट जगहों पे हमने PSA प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। तो हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, अपनी तरफ से अपनी पूरी तैयारी करके रखी और हमारी लड़ाई कंटिन्यूसली कोविड के अगेंस्ट में जारी है। WHO ने ओमिक्रॉन की नई वेरिएंट पर एक बार फिर गहरी चिंता जाहिर की है। WHO के मुताबिक सिर्फ यात्रा पर प्रतिबंध लाने से ओमिक्रॉन को रोका नहीं जा सकता है। WHO ने कहा है कि जिन देशों में ये नया वेरिएंट सामने आ रहा है, उन देशों को इससे जुड़ी सभी जानकारियों को साझा करना चाहिए, जिससे इसकी रोकथाम के उपाय तेजी से किए जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ओमिक्रॉन के बारे में अभी तक कई जानकारियों के बारे में पता नहीं लग पाया है, जिससे ये पता लगाने में हफ्ते लग सकते हैं कि क्या इसे टीकाकरण से रोका जा सकता है। WHO ने चेतावनी दी है कि अभी कोरोना से दुनिया की लड़ाई खत्म नहीं हुई है और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले सामने आए इस वेरिएंट के बाद कई देशों ने अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन इससे इस वेरिएंट को रोक पाना मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब तक 12 से ज्यादा देशों में इस नए वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, हांगकांग, इजराइल, इटली और पुर्तगाल समेत 14 से ज्यादा देश शामिल हैं। ओमिक्रॉन का खतरा अब गंभीर होता जा रहा है और ऐसे में इस वायरस के नए वेरिएंट का असर चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक्स पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां फरवरी में इसका आयोजन होना है, लेकिन नया वेरिएंट इतना तेजी से फैल रहा है कि विंटर ओलंपिक्स कराना चीन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। वहां लगातार आ रहे मरीजों की वजह से मंगोलिया सीमा के पास के शहरों में पहले ही लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ऐसे में खतरा बढ़ता देख भारत में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। और कर्नाटक में विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। तो वहीं दिल्ली के LNJP अस्पताल में इसके लिए एक अलग से वार्ड तैयार किया गया है। राजस्थान में भी इस मुद्दे पर बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि जो भी बाहर से आएंगे उनकी जांच कराई जाएगी और 16 दिनों तक उन पर नजर पे रखी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी नए वेरिएंट पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। वहां पड़ोस के राज्यों से आने वाली बसों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया और ऐसा नहीं करने पर बस मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय पहले ही सभी राज्यों को अलर्ट कर चुका है और लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा की भी संभावना है। गोवा में जो इंटरनेशनल पैसेंजर जो गोवा एयरपोर्ट पे हो या मार्मागोवा पोर्ट पे हो जो आने वाले हैं, उनको स्ट्रिक्टली यानी प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्टली कोविड टेस्ट करनी पड़ेगी और स्पेसिफिकली जो 12 कंट्रीज़ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेजिग्नेट किया है, उन कंट्रीज़ के लिए 14 डेज़ का क्वारंटाइन
स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और बाकी के लिए उन्हें टेस्ट करके उन्हें सेल्फ आइसोलेशन रखना पड़ेगा। और इसी नए वेरिएंट को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट हो चुका है। विदेश से लौट रहे यात्रियों की निगरानी की जा रही है और इसी कड़ी में विदेश यात्रा कर पिछले 10 दिनों में मेरठ लौटे 209 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी 13 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। इन लोगों में 7 लोग दक्षिण अफ्रीका से भी लौटे थे और उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। बताया गया है कि जिन लोगों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, अगर उनमें कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग से आने वाले यात्रियों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हमारे मेरठ जनपद में पिछले 12 दिनों में 209 लोग फॉरेन ट्रैवल से आए हैं और जिसके अंदर से 10 केसेस क्रॉस रेफरेंसेस हैं जिनके पासपोर्ट मेरठ के थे लेकिन अन्य शहरों में रहते हैं, तो उनका क्रॉस रेफरेंस भेज दिया गया है। साउथ अफ्रीका से 2 परिवार के लोग आए हैं, हमारे यहाँ 7 लोग आए हैं जो कि नेगेटिव है। अगर कोई भी विदेशी यात्री जिसको कोविड पॉजिटिव पाया जाता है उसको इन 2 वार्ड में आइसोलेट किया जाएगा। झारखंड की राजधानी रांची में भी कोरोना की नई वेरिएंट को लेकर खास सावधानी बरती जा रही है। रांची में विदेश से जितने भी यात्री आ रहे हैं उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके टीकाकरण का सर्टिफिकेट और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है। साथ ही सभी लोगों के रिकॉर्ड भी रखे जा रहे हैं और सभी से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। प्राय तो सभी लोग जो हैं कि वैक्सीनेशन या फिर स्क्रीनिंग होकर के ही प्लेन में ट्रेवल करते हैं, बट फिर भी यहाँ पर जो पैसेंजर आते हैं जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं है या उनके पास रिपोर्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप एक यहाँ सैंपल दे दीजिए हमारे पास, उनका आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट हो जाता है। और भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि ये अपने परिवार में फैलाए, अपने दोस्तों को फैलाए, और ये एक बार चेन शुरू हो जाए तो फिर इसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है। देश में कोरोना के केस पहले के मुकाबले अब फिर बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश में कोरोना के 8,954 नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 267 लोगों की कोरोना से मौत की खबर है। वहीं पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वापसी को घर वापसी होनी चाहिए। कर्मचारी कल्याण संघ के बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ज्यादातर किसान अपने घर वापसी की इच्छा रखते हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद भी किसानों और सरकार के बीच गतिरोध कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार ने तीनों कानून संसद के रास्ते वापस भी ले लिए, लेकिन अब आंदोलनकारी किसान एमएसपी पर कानून बनाने पर अड़े हुए हैं। इन सब के बीच संयुक्त किसान मोर्चा से बात करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं। पंजाब के एक किसान नेता ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें फोन आया है और एमएसपी समेत दूसरे मुद्दे पर कमेटी बनाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 लोगों के नाम मांगे, जिसके बाद किसानों के संगठनों की तरफ से एक बैठक हुई जिसमें 5 नामों पर चर्चा भी हुई। बताया यह जा रहा है कि जल्द ही ये नाम सरकार को भेजे जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि 5 नामों की जो मांग केंद्र सरकार की तरफ से की गई है उसको लेकर मंथन हो चुका है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है क्योंकि 6 लंबित मांगे अभी भी किसानों की है, जिसको लेकर किसान ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार वार्ता नहीं करेगी, जब तक हमारी मांगे और नहीं मानेगी, हम हटने को तैयार नहीं हैं। और इस बीच खबर यह है कि दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से किसान संगठनों के एक धड़े ने घर वापसी की तैयारी कर ली है। साथ ही कृषि सुधार कानून वापस होने के बावजूद आंदोलन पर डटे संगठनों के फैसले पर सवाल भी उठाए हैं।
इस सिलसिले में सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक भी हुई और आज पंजाब के किसान जत्थेबंदियां वापसी का ऐलान करने की भी रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ किसान संगठन अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर चुके हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, कुछ किसान नेता मौजूद हैं। ये वो किसान नेता हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में भी भाग लेते हैं, हर गतिविधि में शुरू से ये आंदोलन में शामिल है। लेकिन इनका कहना है कि बिल वापसी तो घर वापसी के नारे पर वो साथ में जुड़े थे और अभी बिल वापसी सरकार ने कर ली है और अब ये घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ, जिस दिन से शुरू हुआ और जिस दिन तक 29 तारीख तक हम आंदोलन के साथ रहे हैं, हमेशा इस आंदोलन के हक में हमने लड़ाई लड़ी है। जितनी भी संयुक्त मोर्चे की बैठक हुई उनमें मैं हमेशा सम्मिलित रहा हूँ। और आज जिस तरह का एक नारा था, बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, आज बिल वापसी तो घर वापसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इस आंदोलन में काफ़ी कुछ खोने का काम किया। मेरे किसान हित में भी काफ़ी नुकसान हुआ और मेरे दुकानदार भाइयों को जिन्होंने हमारा इस आंदोलन में साथ देने का काम किया, हमेशा साथ दिया है। तो मैं सभी से संयुक्त मोर्चे से भी एक अपील करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कुछ राजनीतिक अपने महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए इस आंदोलन को ख़त्म होना नहीं देना चाहते, जो बात का बतंगड़ बना रहे हैं। क्योंकि अब बिल वापसी तो घर वापसी और आगे बढ़ के हमने माननीय प्रधानमंत्री का सम्मान करना चाहिए। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों की घर वापसी की खबरों से इनकार किया है। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने भी किसान संगठनों के बीच किसी तरह की फूट से इनकार किया। साथ ही ये दावा किया कि आंदोलन खत्म करने की कोई बात नहीं चल रही है। सरकार कह रही, किसान कोई नहीं कह रहा, किसान कोई नहीं कह रहा, सरकार कह रही, सरकार ये बात चला रही। किसान कोई नहीं जा रहा, ना कोई मोर्चा जा रहा, ना कोई मोर्चे खाली हो रहे। सरकार को जितने दिनों फुड़ा चला नहीं भाई, 5-7 दिन हो रहा, फुड़ा चला ले और 5-7 दिन बाद में फिर शुरू कर ले बातचीत। बगैर बातचीत के समाधान के किसान नहीं जाएगा। बहुत कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है। कोई भी अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा ओपिनियन दे दिया है मीडिया में, सोशल मीडिया में, उसका व्यक्तिगत वो विचार हो सकता है। आज तक एक आपको बात बता दूं कि तमाम संगठनों ने ये तय किया है कि जैसे यूनाइटेडली हम लड़े हैं, ऐसे यूनाइटेडली ही हम मोर्चे का समाप्त करेंगे। सभी संगठन मोर्चे की जो यूनिटी बनी है, दैट इज़ अ डिटरमिनिंग पॉइंट, जो जहां से तय होगा कि उठना है, कब उठना है। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार से कोई भी आश्वासन मिलने से साफ इनकार किया है और 4 दिसंबर को होने वाली बैठक के बाद ही आगे की रणनीति तैयार करने की बात कही। किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ, संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बात को माना है कि सरकार की तरफ से एक किसान नेता को कॉल आया है कि 5 नाम दीजिए, लेकिन औपचारिक बातचीत एसकेएम की तरफ से नहीं हुई है। इस पर क्या कहना है? और फोन तो भाई कोई किसी को भी कर लो, वो तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा। फोन किसने करा, फोन किस पर आया, आप ही के एक नेता हैं सर। अरे लिखत पढ़ा तो माना चाहिए ना। अच्छा। और सरकार कह दे, सरकार को कहने में क्या दिक्कत है? सरकार जारी करे प्रेस के माध्यम से, सरकार जारी करे जैसे पहले जारी करते थे। एक फोन आ गया होगा, उसने बता दिया होगा। ठीक है सर, पहले जो एक वार्ताओं का दौर चला था उसमें होता ये था कि सभी 40 नेताओं को निमंत्रण आता था। इस बार ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक किसान नेता को फोन किया गया। इसका क्या मतलब? उसको वो कर नहीं रहे ना, उसको कर नहीं रहे। अच्छा। और वो ऑथेंटिक वो होगा और वो फिर संयुक्त मोर्चे के लोग बताएंगे, वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे हैं। अच्छा। वे जानकारी देकर बताएंगे। तो आप ये चाहते हैं कि औपचारिक निमंत्रण मिलना चाहिए, अगर बातचीत है हुई है एसकेएम को भेजा जाए? हाँ बिल्कुल भेजा जाए। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए कि एसकेएम के 40 नेताओं की आज एक बैठक होने वाली थी, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया। 32 पंजाब, पहली तारीख की कोई बैठक नहीं थी, वो 4 तारीख की है जी। हाँ। किसान नेता दर्शनपाल सिंह से जब ये पूछा गया कि क्या 5 किसानों के नाम तय हो गए हैं जो सरकार से बातचीत करने जाएंगे, उस पर उनका क्या कुछ कहा, वो सुनिए। ये मैसेज मिला है सरकार की तरफ से और हमारा एक जनरल कंसेंसस ये बना है कल की बैठक में कि हमारे पूरे देश की नुमाइंदगी करने वाली कमेटी लगनी चाहिए और एक आध एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो एमएसपी पे एक्सपर्ट हो वो भी हमको रिकमेंड करना चाहिए।
लेकिन अभी तक कोई नाम फाइनल हमारी तरफ से नहीं हो पाए हैं। आज फिर उस बैठक में चर्चा होगी, फिर एसकेएम की बैठक में चर्चा होगी। यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश या ये जो इलाके हैं, वो इलाके जो ज़्यादा इस मोर्चे में रहे हैं, उनसे भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से 5 लोग हो सकते हैं। और सरकार ने आज संसद में जानकारी दी कि किसान आंदोलन की वजह से लंबे समय से टोल प्लाजा बंद रहे और इससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। सरकार ने संसद में जानकारी दी कि आंदोलन की वजह से 2731 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा में हुआ। यहां आंदोलन की वजह से 1319 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 1269 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान में 142 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और इसी आंदोलन की वजह से साल 2020 से 65 नेशनल हाईवे बंद पड़े हैं और इससे करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और अब बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जिन्होंने एक ट्वीट किया है। केशव प्रसाद मौर्य की मथुरा पर दिए गए बड़े बयान की वजह से अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अयोध्या और काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। केशव प्रसाद मौर्य के इसी ट्वीट के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। कांग्रेस, शिवसेना और समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट क्या कुछ किया है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या, काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। और इसी ट्वीट के बाद अब सियासी घमासान तेज होता हुआ। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ जफर इस्लाम ने कहा है वो सुनिए। इसके बारे में मैं जितना मैं समझ रहा हूं कि वो उसको जो विकास हो रहा है हर जगह पर उसके संदर्भ में बोल रहे होंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद सियासी घमासान भी छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोला है। 2017 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जी पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे थे कि मैं पिछड़ों का मुख्यमंत्री बनने आया हूं, पिछड़ों की हक की बात करने आया हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री नहीं बनते। आज वो पिछड़ों की बात भी नहीं करते, किसानों की बात नहीं करते, बेरोजगार नौजवानों की बात नहीं करते। मुद्दों को भटकाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी इस तरह की बयानबाजी करते हैं, लेकिन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का मन बना लिया है। जिस तरीके से ये खेल रच रहे हैं उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। यूपी डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, यूपी की जनता की आवाज़ का मुद्दा कोई नहीं है। ये फिर से वही राजनीति पे आ रहे हैं जिसके लिए ये माने जाते हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस ने भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा कांग्रेस नेताओं ने, सुनिए जरा। जब कभी चुनाव ये लोग लड़ते हैं तो अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते हैं, अपने काम की चर्चा नहीं करते हैं और हिंदू मुस्लिम सेंटिमेंट जगाने का काम करते हैं। ये कोई नई बात है नहीं, अब लोग समझ चुके हैं, इससे भी उनको कोई बहुत मदद मिलने वाली नहीं। मौर्य जी, मानसिक संतुलन बना के रखिए और लोगों को बताइए कि 70 लाख रोजगार कहाँ है। लोगों को बताइए कि आपके राज्य में महिलाएं क्यों अपमानित हो रही हैं। लोगों को बताइए कि पिछड़ों को उनके हक और हुकूक क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, उनके आरक्षण का क्या हो रहा है। आप तो पिछड़े वर्ग के नेता हैं ना, लोगों को बताइए कि किसानों को खाद क्यों नहीं मिल रही है। बाकी चुनाव के समय तो आप मंदिर की बात करेंगे ही करेंगे। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा संजय सिंह ने, वो सुनिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह है। संजय सिंह, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य कह रहे हैं कि काशी और अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की बारी है। नहीं, अयोध्या में तो चंदा चोरी जारी है इनकी। आप मुझे बताइए, ये फैसला आए हुए कितना समय हो गया? अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ट्रस्ट के लोग, ये लोग वहाँ पर नींव तक नहीं भर पाए हैं प्रभु श्री राम के मंदिर का। और क्यों नहीं भर पाए, उसके सारे कागज मैंने दिए। चंदा चोर लोग हैं ये, इनको प्रभु श्री राम के मंदिर से कोई लेना देना नहीं। ये 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में खरीदते हैं। ये चंदा चोरी करने वाले लोग हैं।
बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद हमने अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने का काम किया है। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना करके काशी का गौरव लौटाने का हम काम कर रहे हैं। अब मथुरा की भी बारी है। मथुरा को नगर निगम बना करके तीर्थ क्षेत्र का दर्जा दे करके वहाँ मांस और मदिरा के प्रयोग पर पहले ही हमने रोक लगाने का काम किया है। मथुरा की होली को हमने आज वापस जीवंत करने का काम किया है। अब मथुरा को दिव्य और भव्य देने का समय है। आने वाले समय में मथुरा के चतुर्दिक विकास के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार कई प्रकार की योजनाएं लेकर के आएगी और मथुरा का जो गौरव है उसको हम वापस दिलाकर ही रहेंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ये ट्वीट किया गया। अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है और इसी को लेकर पूरा का पूरा विपक्ष लामबंद होता हुआ योगी सरकार को घेरता हुआ कि विकास के मोर्चे पर तो सरकार फेल रही है और ऐसे में मुद्दों को भटकाने के लिए, जनता को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। एक बार फिर से मंदिर कार्ड सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी मंदिर का या किसी जगह का सौंदर्यीकरण होता है तो इसमें विपक्ष को परेशानी क्या है।